हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 10 का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 का आईसीएसई बोर्ड वालों के लिए, है ना। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जिन लोगों का भी बोर्ड होने वाला है वो सब ध्यान से देखेंगे। आईसीएसई बोर्ड में चैप्टर नंबर 17 सर्कल, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम इस टॉपिक में जानने वाले हैं क्या क्या सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मान लीजिए एक सर्कल है और ये ओ सेंटर है, ठीक है। सब सब चीज़ें मौखिक ही बोलेंगे, मतलब ओरली सारा चीज़ ज़्यादातर बोलेंगे, है ना। जो जो लिखना है उसको लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखते रहिएगा थोड़ा। ए बी, ओ से लेकर बी तक इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। यहाँ पे ओ बी क्या होगा? रेडियस इक्वल टू ओ ए। और ये बहुत लाइन होता है, पर यहाँ पे हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस है। ए बी क्या है? डायमीटर है, ठीक है। और रेडियस के लिए लिखे हुए हैं और ये हो गया डायमीटर। उसके साथ ए बी डायमीटर है, वो इसका क्या है? सेंटर, ठीक है। वो सेंटर है, ए बी रेडियस है, सॉरी ए बी डायमीटर है, ओ बी और ओ ए रेडियस है। जब ये लाइन करते हैं जैसे ए बी, ये मान लीजिए सी डी है, ये लाइन यहाँ पे खींचिए या इस पोजीशन पे ऐसे लीजिए, कर देते हैं। उसके बाद फिर इरेज करेंगे, और सबका ऑप्शन आता है, उसको चेक करेंगे। ये मान लीजिए सी डी है, या फिर यहाँ पे इस पोजीशन पे ये लाइन करें, ये मतलब जो दो पॉइंट से ये सी डी है, सी डी क्या है? कॉर्ड है, ठीक है। और ये जो सेगमेंट बना रहा है इधर, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट। और ये बड़ा वाला जो है उसको बोलते हैं, पूरा ऊपर से, इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट, ठीक है। अच्छा, यहां से लेकर जो सरकमफ्रेंस दिख रहा है ना, इस ये पोजीशन इस डी तक, अगर कोड है सी डी, ठीक है, इसको बोलते हैं सी डी के लिए माइनर आर्क। और यहां से लेकर इस पोजीशन तक, ये हम पेन चला रहे हैं, इसको बोलेंगे मेजर आर्क। शायद ये क्लियर होगा। जैसे अगर हम बोलें सी डी, आर्क को ऐसे डिफाइन करते हैं, ये नोटेशन है आर्क के लिए, ठीक है। नीचे का सेक्शन जो हो गया माइनर आर्क, और ऊपर वाला हो गया मेजर आर्क। इतना तो सबसे पहले आप लोग को जानना जरूरी था। पहला क्या क्या डिस्कस किए कि ओ ए और ओ बी इसका रेडियस है, ए बी जो है डायमीटर है, ओ इसका सेंटर है। और अगर एक कॉर्ड लेते हैं, मान लीजिए सी डी कॉर्ड है, तो इस सी डी कॉर्ड से जो नीचे का सेगमेंट स्पेस है, बीच का स्पेस, उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। और ये ऊपर का जो स्पेस है पूरा, इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। उसके बाद जो आर्क बना, अगर हम दूसरे पेज में दिखा देते हैं, क्योंकि एक ही के अंदर आपको ये सारा हो जा रहा है, ठीक है। अगर अच्छे से यहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे यही लिए इधर साइड से, ये ए बी लिए, ठीक है। सर्कल था ये पूरा। तो ये जो है इसको बोलेंगे, ये लाइन जो आर्क बना है सरकमफ्रेंस वाला पॉइंट पर, इसको बोलेंगे माइनर आर्क। माइनर आर्क। और ये लाइन जो है इसको बोलेंगे मेजर आर्क। अब समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा क्लियर है। मेजर
आर्क, और इसके बीच का जो स्पेस है उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और इस स्पेस को बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे समझ में आया होगा। फिर आगे जब पढ़ेंगे धीरे धीरे तो एक टॉपिक आता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल ये क्या देखते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल पहले सारा डिफिनेशन देख लेंगे, क्लास 10 का है, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे टूट पड़ेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए एक सेंटर ओ है, यही सेंटर ओ से एक छोटा सर्कल बनाया गया, ठीक है। ये सर्कल बनाया गया इसी सेंटर ओ से, फिर इसी सेंटर ओ से ये भी सर्कल बनाया गया, यही सेंटर से ये सर्कल बनाया गया, ये सर्कल बनाया गया। तो ये जितना भी सर्कल है, सर्कल ये ए बी सी डी, ये सब क्या होंगे, इसी सब इन सबको क्या बोलेंगे कि ये क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। ठीक है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। टू और मोर सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्सेंट्रिक इफ दे हैव सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियस। सबका सेंटर क्या है, सेम है, वो जो है सबका सेंटर है, लेकिन ये अगर R1 है तो ये डिफरेंट है, R2 है ये भी डिफरेंट है, R3 है ये अलग है, और ये R4, सबका रेडियस क्या है, अलग है, सेंटर सबका सेम है, सेम सेंटर विथ डिफरेंट रेडियस। रेडी लिखा हुआ था डेफिनेशन में पढ़े थे कि रेडी, तो हम ये बताना चाहते हैं कि रेडी है क्या, आर ए डी, ठीक है, आर ए डी डबल, ये होता है प्लूरल ऑफ रेडियस। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है, मतलब कि एक ही सेंटर से, सेंटर ये जो वो है, इसी सेंटर से जब बहुत सारा सर्कल बनाया जाए, है ना, अलग अलग, तो आर सबका रेडियस डिफरेंट हो ही जाएगा, है ना, लेकिन सेंटर क्या रहे, सेम रहे सबका। ठीक है, फिर इसका अगला टॉपिक है कि इक्वल सर्कल क्या होता है। इक्वल सर्कल क्या होता है, इक्वल सर्कल, इक्वल सर्कल का क्या कॉन्सेप्ट है, ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, तो ये दोनों सर्कल को इक्वल कब कहेंगे, विद सेंटर ओ विद सेंटर एम। ठीक है, ये दोनों सर्कल इक्वल कब कहेंगे, जब इसका जो रेडियस हो, यानी R1 इसके रेडियस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। वे टू सर्कल्स with center O and M are said to be equal। ये दोनों को इक्वल तब कहेंगे जब दोनों का जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, क्या होगा, सेम हो जाएगा, है ना। जब दोनों का रेडियस ही सेम हो जाएगा तो दोनों सर्कल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन करने से पहले एक थ्योरम को देख लेते हैं। थ्योरम में ये है, थ्योरम का स्टेटमेंट तो पूरा लिखेंगे नहीं, पहले हम थ्योरम को पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझा देंगे कि क्या थ्योरम बोलना चाह रहा है। द एंगल विच एन आर्क ऑफ अ सर्कल
subtends on a at the center is double that which it subtends at any point on the remaining part of the circumference। से कहने का मतलब है, इस थ्योरम को हम अभी पढ़े, इस थ्योरम को कहने का मतलब है, क्या वो कहना चाहता है कि ये अगर सेंटर सर्कल विथ सेंटर ओ है, तो जो एंगल इस सेंटर पे बनेगा, इस सेंटर पे बनेगा, वो किसी भी पार्ट पे अगर लिया जाए, है ना, सर्कल के कोई भी पॉइंट लिया जाए, उसके दो गुना बनेगा। कहने का मतलब कि ये अगर अल्फा है, अल्फा है, अल्फा है, तो ये होगा ट्वाइस ऑफ अल्फा, है ना। या ये भी इसको बोल सकते हैं कन्वर्सली कि ये ट्वाइस ऑफ अल्फा हुआ, तो किसी भी पॉइंट पे सर्कल पे बना, अगर पॉइंट ए है, बी और सी, तो हमेशा क्या होगा, ये अगर ट्वाइस ऑफ अल्फा है तो हर एक सर्कल के पॉइंट पे सेम सेगमेंट से, सेगमेंट मान लीजिए ये क्या है, पी क्यू है, इसी पी क्यू से बना हुआ एंगल जो होगा वो हमेशा क्या होगा, इस एंगल के हाफ होगा। ये अगर ट्वाइस ऑफ अल्फा है तो इसका अल्फा 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 सब जितना भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस होगा, ठीक है। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि एंगल मेड बाय सेंटर is always twice to the angle made on any part of the circumference। एक पहले सबसे पहला नंबर ये थ्योरम समझना जरूरी है ना। ये थ्योरम के बिना तो क्वेश्चन होगा ही नहीं इस बुक का। थ्योरम का प्रूफ तो हम लोग देखेंगे ही, पहले ही थ्योरम को फिर से एक बार यहाँ पे देखते हैं क्या क्या कहना चाह रहा है। यानी इसका मतलब है कि अगर कोई सेंटर पे एंगल बन रहा है, वो इसका सेंटर है, तो अगर ये कोई 2 थीटा बन रहा है एंगल, तो इसी सेगमेंट से, मतलब ये ए बी या आर्क बोल दीजिए, है ना। थ्योरम में तो हमेशा सेगमेंट बोला जाता है, आप देखने के लिए आर्क भी दे सकते हो। यही सेगमेंट से ए बी सेगमेंट जो है, ठीक है, इसी से बना हुआ जो एंगल है, ये हमेशा किसी भी पार्ट ऑफ द सर्कल पे क्या होता है, उससे दोगुना होता है, वहीं पे आकर रुकना चाहिए। ये भी पॉइंट बी पे आकर रुक रहा है, जहां से एंगल इमर्ज हो रहा है, वो भी कहां पर से हो रहा है, सेम ए से। हाँ, ये सब का सब क्या होगा, थीटा थीटा होगा, अगर एंगल बीच में सेंटर में 2 थीटा है तो। अब आगे समझ में, सरकमफ्रेंस पे टच होना चाहिए, सब पॉइंट कहाँ टच होना चाहिए, सरकमफ्रेंस पे, ठीक है, सरकमफ्रेंस पे टच होना चाहिए, और ये सेंटर है। अब समझ में आ गया होगा, इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। थ्योरम समझ में आ गया होगा, हम सोच पाते हैं कि थ्योरम समझ में आ गया, ठीक है। सबसे पहला नंबर कि इसको प्रूफ करने के लिए हम ध्यान देंगे कि एक सेंटर लेंगे ओ, और एक ऐसे पॉइंट को टच करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। ध्यान से देखना है ना, बहुत ध्यान से देखना है। इसको प्रूफ करते समय हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम क्या वो जो पहले का प्रूफ है, थ्योरम हम ऊपर लिख चुके हैं, उसको प्रूफ करने वाले हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। इसका नाम दे देंगे एम, ठीक है। इतना तक समझ में आ रहा होगा। पहले हम इसमें समझाएंगे, क्योंकि पेज लिखते लिखते समझाने से बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा और समझ में नहीं आएगा। पहले समझने का प्रयास करिए इसमें है क्या। अगर एक बात बताइए, ठीक है, पहले समझने का प्रयास करते हैं कि तो मेरा बैटरी लो हो गया, 1 मिनट, बस 1 मिनट, 1 मिनट।
एक मिनट। हाँ, लेक्चर शुरू कर सकते हैं फिर से। होते हैं तो हम कहाँ बता रहे थे? पहले कंस्ट्रक्शन किए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये रेडियस है। तो रेडियस हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। तो पहले हम इस डायग्राम में बताएंगे, फिर लिख लिख के भी बताएंगे। थोड़ा सा सुनते रहिए, क्योंकि यहाँ से आपका ध्यान दिखते रहेगा। ये देखिए, ये अगर रेडियस है, अगर ट्रायंगल इसको देख लिया जाए, किस ट्रायंगल को देख लिया जाए, ट्रायंगल ए, ट्रायंगल ए ओ सी को देखिएगा ध्यान से, तो ये इस ट्रायंगल में ये दोनों इक्वल है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं हो गया ओ सी। इसका क्या मतलब हो गया कि ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया? इक्वल हो गया, है ना? ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों रेडियस इक्वल है। इस ट्रायंगल में जब देख रहे हैं, ट्रायंगल देखिएगा, इधर से देखिएगा, ट्रायंगल साइड में लिखिए। इस एओसी ट्रायंगल में जब रेडियस इसका और इसका इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। दोनों का हम अल्फा अल्फा नाम दे दिए। कोई भी एक एंगल होगा, हमको पता नहीं कौन सा एंगल है, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? सबसे पहले फिर से इसको, क्योंकि इसको बहुत ध्यान से समझना होगा, इसको बहुत ध्यान से समझना होगा। हम इसको बाहर निकाल के ऐसे किए, ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ट्रायंगल देख रहे हो ना, यहाँ से ये ओ ट्रायंगल बन रहा है, सी बन रहा है और ए बन रहा है। तो यहाँ से ये दोनों एंगल क्या हो गया? इक्वल हो जा रहा है, क्योंकि इस पॉइंट में देखिएगा तो ट्रायंगल है। अब यहाँ से एक चीज देखिएगा कि ये जो एम है इधर आया होगा, ये इसका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। ये जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है? इसका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ना? इस ट्रायंगल के लिए, एओसी के लिए, ये एंगल जो है, ए एंगल ए ओ एम, एंगल ए ओ एम जो है वो क्या बन जा रहा है? एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। यहां से क्या पता चलता है फिर कि ये जो एंगल होगा, ये दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा, यानी ट्वाइस ऑफ अल्फा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा? आ रहा है कि नहीं समझ में? अब ये ट्वाइस ऑफ अल्फा हो गया। वैसे ही अगर हम बात करें किस ट्रायंगल का, अगर ट्रायंगल बीओसी का बात करें, बीओसी का ध्यान दीजिएगा, इसको हम इरेज करते हैं, जो साइड में लिखे हैं तो समझाने के लिए लिखे थे, ठीक है, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। अगर इस ट्रायंगल को देखेंगे तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। सेम उसी तरीके से, तो ये बीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा बीटा, क्योंकि दोनों रेडियस है, ये दोनों रेडियस है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा ट्रायंगल पे। तो यहां से ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बीटा। तो जब बात करेंगे, अब यहाँ पे जब बात करेंगे पूरा एओ बी का, एंगल एओ बी का, तो वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस ट्वाइस ऑफ बीटा, यानी ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यानी ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या है? ये अल्फा प्लस बीटा कुछ और नहीं, ए सी बी है। देख रहे हैं ना, ए सी बी जो है, ए सी बी, ये एंगल ए सी बी वही एंगल है अल्फा प्लस बीटा। तो यहां से पता चल गया कि सेंटर पर बना हुआ एंगल ट्वाइस ऑफ एट एनी, दो गुना होता है एट एनी पार्ट ऑफ द सरकमफ्रेंस, है कि नहीं? ये वो भी किसके इक्वल हो जा रहा है? यहाँ पे सरकमफ्रेंस के एंगल के दो गुना हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? अभी समझ में आया? अब इसको लैंग्वेज में भी लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं, और लैंग्वेज में ये है कि थोड़ा लेक्चर बड़ा होगा, अगला बार से लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे, क्योंकि बहुत लेक्चर लंबा चला जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन है ना। हम समझाएंगे अच्छे से, लैंग्वेज जो लिखना है वो तो हम लिखेंगे,
लेकिन उतना नहीं लिखेंगे, जैसे ये छोटा छोटा लिख रहे हैं लैंग्वेज, उतना लिखेंगे। अगर इसको अच्छे से प्रूव करना, अच्छे से भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। क्या क्या किए हम लोग, जैसे कंस्ट्रक्शन किए, सबसे पहला प्रूफ के अंदर में क्या किया हम लोग, कंस्ट्रक्शन किए। कंस्ट्रक्शन क्या किए कि ज्वाइन ओसी एंड प्रोड्यूस इट एट पॉइंट ओ एम। ठीक है, एम तक हम लेंगे उसको। ठीक है, इसको प्रूफ करना है कि नहीं, हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला बार से हम प्रूफ को यहाँ पे रिसीव करें या फिर लिखें भी उसका, है ना। मतलब ये जो अभी हम लिख रहे हैं वो लिखेंगे कि नहीं, ये कमेंट सेक्शन में हमको बता दीजिएगा कि लेक्चर गंदा दिखने लग रहा है लिखने की वजह से या नहीं, या ठीक है हम लिख कर ही सब चीज़ बताएं। ठीक है, यहाँ से पता चलता है। इसके बाद प्रूफ करते समय देखेंगे कि इन ट्रायंगल एओसी में ओसी जो है इक्वल है ओए का। क्यों इक्वल है, सिंस रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस है, ये सर्कल का नोटेशन है नहीं, एक सर्कल करके बीच में सेंटर जैसा दे दे। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल है। यहाँ से पता चल जाएगा कि एंगल ओ सी ए जो है वो इक्वल है एंगल ओ ए सी का। ठीक है, ये दोनों इक्वल है तो यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ तो ये पता चल गया। यहाँ से ये पता चलता है कि एंगल ए ओ एम जो है, ए ओ एम वो इक्वल हो जाएगा एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ ए सी। क्यों होगा, ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल है, समझा चुके हैं सब, ये सब समझा चुके हैं। ए ओ एम कौन सा है, ये एंगल है, ए ओ एम ये एंगल नहीं लिख पा रहे क्योंकि गंदा हो जाएगा ए ओ एम। और एक एंगल ओ सी ए है, ओ सी ए ये ऊपर वाला एंगल है और ओ ए सी नीचे वाला एंगल है। तो यहाँ से ए ओ एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा। सिमिलरली लिख दे रहा है। ठीक है, सिमिलरली से समझ जाइएगा। सेम इसी वजह तरीका से जब हम उधर से देखेंगे, सिमिलरली एंगल बी ओ एम भी कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ बीटा। सेम यही इसी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से पता चलता है कि दैट इम्प्लाइज एंगल ए ओ बी इक्वल किसके है, ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस ट्वाइस ऑफ बीटा। तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यहाँ से क्या पता चला कि ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा है क्या। जो इरेज करते हैं, यहाँ एंगल आएगा, इसको इरेज करते हैं। यहाँ पे हम लोग पीछे आते हैं, ये देखिए अल्फा प्लस बीटा कुछ और नहीं, ये एंगल है यहाँ पे, है ना, ए सी बी। ठीक है, तो इसको पास ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। समझ में आया होगा, आई होप। ठीक है, ठीक है। अब आप लोग ये भी पूछिएगा, एक थ्योरम 6 करके ये थ्योरम है कि ये थ्योरम 6 करके है, तो हम इसको जरूर जिक्र करेंगे। वैसे तो हम पहले ही बता चुके हैं ये बात, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा दिमाग में आप लोग का कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये बोलना चाह रहा है कि अगर ये ए बी एक सेगमेंट है, ए बी यहाँ पे ए है, ये बी है, ये ए बी सेगमेंट है, तो इस सेगमेंट से बना हुआ हर एक एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ये चीज तो हम पहले जिक्र कर दिए उसी पॉइंट में, पिछले वाला पॉइंट में, लेकिन ये अलग से भी क्वेश्चन थ्योरम है तो हम इसका जिक्र जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि थ्योरम जो बुक का है वो तो जिक्र करना है। बोलना चाह रहा है कि अगर ये ए बी एक सेगमेंट है, ठीक है, ये भी अगर एक सेगमेंट है, ठीक है, तो इससे बना हुआ सर्कल अगर किसी सर्कमफ्रेंस को टच करता है तो सब का सब क्या होगा, इक्वल होगा। थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा होगा, ये थीटा होगा, ये भी थीटा। ये थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6। ठीक है, थ्योरम नंबर 6 का कहना है ऐसे, ये बोलता है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स एंगल, ठीक है, 4 एंगल है यहाँ पे,
PQRS। तो बोला जाता है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, सब कितना क्या होगा, इक्वल है। इसको प्रूफ करने का बहुत आसान तरीका है, हम दो सर्कल के सेगमेंट को लेकर एंगल को लेकर प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, क्या बोलना चाह रहा है। थ्योरम है ऐसा कि एंगल एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, यही आपका थ्योरम। तो इसको प्रूफ करने का बहुत आसान तरीका है, इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, एक बात बताइए, जो हम पहले इसका जिक्र इतना कर चुके हैं उसी को हम करेंगे। ध्यान से देखते हैं इसको। ठीक है, ये सेंटर है और मान लीजिए और एक ये सेंटर है वो, ये सेंटर है। ठीक है, बोलना चाह रहा है कि अगर ये ए बी है, ये सी डी है, तो हमारा थ्योरम के अनुसार, थ्योरम के अनुसार ये बोलना प्रूफ करना है। टू प्रूफ, थ्योरम के अनुसार प्रूफ करना है कि एंगल ए सी बी इक्वल है एंगल ए डी बी के। ये प्रूफ करना है ए डी बी के, ये प्रूफ करना है कि एंगल ए सी बी इक्वल है डी के। हमारा थ्योरम यही बोलता है कि ये दोनों एंगल क्या हो, इक्वल होना है, ये थ्योरम बोलता है। चलो प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ करते हैं इसको। जैसे ही हम प्रूफ करने जाएंगे तो हम इसको पिछले वाले थ्योरम से प्रूफ करेंगे। जस्ट अभी ऊपर लिखा है कि एंगल एओ भी जो होगा ना, वो इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल एसीबी का। ये होगा, अभी थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं हमको कैसे होगा इसको, ये लाइन मिटा देते हैं। अब यहाँ से क्या आपको ये दिख रहा है कि ये सेंटर पर बना हुआ एंगल, सेंटर पे अगर ये अगर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो हम इसको थोड़ा और अच्छे से आपको समझ के लिए थोड़ा इसको और इस पर काम करेंगे। थोड़ा सा सेम बात को हम थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे कि आपको थोड़ा इजी लगे। ठीक है, मान लीजिए ये कुछ ऐसे रहता है ए सी बी, तो क्या अब समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है, यहाँ पे सी होता है। तो ये बात पे डाउट होता है, इस बात पे डाउट होता है, ए ओ बी इक्वल है टू ए सी बी, पिछला ही थ्योरम है। ठीक है, और ये डी बी था, ये पॉइंट था, यही कहना था जी ये दोनों इक्वल होगा। तो क्या यही बात से हम ये नहीं बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ बी ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी बी के भी इक्वल होगा, हो जाएगा। ये सेंटर में बना एंगल, इसका एंगल के ट्वाइस होगा, हो जाएगा ना उसी तरीके से। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। जैसे ये सी बी के इक्वल हो गया, वैसे ही ये भी ए डी बी के इक्वल होगा, सेंटर सेंटर पर बना हुआ एंगल है ना, सेंटर पर बना हुआ एंगल। थोड़ा और नीचे करके दिखाते हैं, ये ओ जो है वो इसके भी इक्वल हो जाएगा, किसके, डी के। क्यों, क्योंकि सेंटर पर बना एंगल है, ये उसी पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस पे है, तो इक्वल होता है। तो ये ही वाला जो बीच का एंगल है एओ बी जो है इसके भी इक्वल हो जा रहा है, एओ बी जो है इसके इक्वल भी हो जा रहा है। ठीक है, पिछला थ्योरम से, थ्योरम 5 से। तो यहाँ से पता चल गया हमको, क्या पता चलता है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी इक्वल है ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी बी। तो दो काट दीजिए, एंगल ए सी बी इक्वल है ए डी बी। प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था, ए सी बी इक्वल है ए डी बी, यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो मैं इसको प्रूफ कर चुका। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिए, हम इसको
अगले लेक्चर में आपको डाउट को भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन एक यहाँ पे चीजें जान लेंगे। ठीक है, अपने नोट करके लिख लीजिएगा नोट कॉपी में। क्या कि अगर एक सर्कल है, ठीक है, और ये कोड है ए बी, कोई कोड है, तो अगर सेंटर ये है ओ, तो सेंटर से बना हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, नोट करके लिखिएगा ध्यान से इसको कि ओ क्या है यहाँ पे, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। उसके बाद बोला कि ओ एम इज, इफ करके लिखते हैं ना, नोट करा रहे हैं तो इफ करके लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा कि इफ ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, देन ए एम, ए एम इरेज करते हैं, देन ए एम इज इक्वल टू एम बी। कहने का मतलब है कि अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाता है कोई एक किसी भी कॉर्ड पे, तो उस कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इस थ्योरम को हम ऐसे नोट को ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इन दैट इज परपेंडिकुलर ड्रॉन टू अ कॉर्ड ऑलवेज बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये भी बोल सकते हैं बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर एक सर्कल है, वहां पे एक सेंटर ओ है, और वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जाता है किसी भी कॉर्ड पे, तो उस कॉर्ड को क्या करता है, इक्वली डिवाइड कर देता है। और इसको हम कन्वर्सली भी इसको ऐसे बोल सकते हैं, कन्वर्सली ऐसे बोल सकते हैं, कन्वर्सली कि अगर एक सर्कल है और सेंटर से बना हुआ लाइन कॉर्ड को इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है, तो वो जो लाइन आ रहा होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। कन्वर्सली उल्टा भी सेम सही होगा। कन्वर्सली इफ द लाइन coming from center, coming from center bisect the chord, अगर सेंटर से आता हुआ लाइन कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब समझ में आता है ना, हाफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, डिवाइड करता है। तो अब इफ द लाइन कमिंग फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को अगर ये बाइसेक्ट करता है, देन द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ठीक है, ये परपेंडिकुलर क्या है, नोटेशन है, परपेंडिकुलर का नोटेशन है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये दोनों पॉइंट में कोई दिक्कत बोलिए, कोई भी दिक्कत हो तो, कोई भी दिक्कत हो उनसे बोलिए। और भी नोट करके हम लोग लिखते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा नोटेशन लिखते हैं। ये एक नोटेशन ये है कि अगर ये सेंटर है ओ, और ये ए बी और ये सी डी, ए बी और सी डी, ठीक है, इफ ए बी इक्वल टू सी डी, यानी अगर दोनों कॉर्ड क्या है, इक्वल है, ए बी जो है सी डी दोनों क्या है, लेंथ दोनों का क्या है, इक्वल है, लेंथ दोनों का क्या है, इक्वल है, तो जो परपेंडिकुलर वहां से ड्रॉन किया हुआ होगा उस पॉइंट सेंटर से, ओ एम और ए एम, उसका भी लेंथ क्या होगा, देन ओ एम इक्वल टू 1,
कहने का मतलब दैट इज इफ the length of the chord is equal, then they are equidistant from the center. इसको प्रूफ करके भी हम दिखाएंगे अभी सब चीजों को, आप बस देखते जाइए। क्या है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। नहीं सॉरी, अगर ए बी और सी डी इक्वल है तो ये दोनों लाइन भी क्या होगा, इक्वल होगा। कहने का मतलब कि दोनों इक्वी डिस्टेंस होगा सेंटर से, अगर सेंटर होगा तो। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको प्रूफ करके दोनों चीजों को दिखाते हैं, बहुत आसानी से प्रूफ होगा। ये दो तीन पॉइंट जो अभी नोट करा है उसको प्रूफ करके आपको दिखा देते हैं कि कोई मतलब हम क्या बोल रहे हैं इस पे आपको कोई डाउट ना हो। ठीक है, कि ऐसा ऐसा तो नहीं कि वैसे ही बोल रहे हैं, है ना। इसके लिए हम जो ये अभी प्रूफ कराएंगे, इसके लिए आपको थोड़ा सा नाइन्थ के चीजों को पता होना चाहिए। मतलब कुछ ऐसा नहीं कि बस सर्कल का यूज करेंगे, कुछ कुछ चीजें नाइन्थ की प्रॉपर्टी, क्योंकि कन्ग्रुएंट आपका क्लास 10 में नहीं है। सिमिलरिटी है पर कन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, तो वहां से कुछ कुछ चीजें यूज होने वाली है, तो इसलिए आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। वैसे हम समझा देंगे किस प्रॉपर्टी का कब यूज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, हम अच्छे से समझा रहे हैं और आप ध्यान से देखिएगा, सब चीज प्रूफ होगा। मान लेते हैं हम कि गिवन है, ध्यान से देखिएगा इसको, दोनों प्रॉपर्टी को एक ही बार प्रूफ करने वाले हैं कि एक सर्कल है, अ सर्कल विथ सेंटर हो। गिवन दिया है कि सर्कल विथ सेंटर हो, बस यही दिया है। ठीक है, प्रूफ करना है जो हम लोग अभी बोल रहे थे, प्रूफ करना है क्या कि सबसे पहले बाइसेक्टर लॉ प्रूफ करते हैं कि अगर ये एम है, ठीक है, तो अगर पहले पहले हम क्या बात बोले थे कि अगर परपेंडिकुलर आ रहा होगा, परपेंडिकुलर आ रहा होगा, गिवन में और लिख देते हैं, रुकिए थोड़ा सा इस थ्योरम को प्रूफ, अच्छा थ्योरम लिख के उसी के साथ साथ प्रूफ करना चाहिए था। ऊपर हम दिखा देते हैं किस वाले थ्योरम का प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा उसको दिखा देते हैं इस वाले थ्योरम को। ठीक है, कि अगर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ड्रॉन टू अ सर्कल, ड्रॉन है, ड्रॉन होगा ना, परपेंडिकुलर ड्रॉन टू अ सर्कल। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉन टू अ कॉर्ड ऑलवेज बाइसेक्ट द कॉर्ड, इसी थ्योरम को हम प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, लिख देते हैं वहां पे भी, वहां पे भी लिख ही देते हैं क्योंकि फिर बार बार ऊपर आना दिक्कत हो जाएगा। तो मान लीजिए कि हम बोल देते हैं कि यहाँ पे सीधा बोल देते हैं कि ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है ओबी का, ओबी कोड है, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होगा। वही वाले थ्योरम को हम प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन का लिखते हैं, हैशटैग मार देते हैं। ठीक, ये अलग चीज। ठीक है, और टू प्रूफ करना है, यही नहीं कहते कि जी कि जब ओ एम परपेंडिकुलर होगा तो ओ एम और ओ बी दोनों इक्वल हो जाएगा। यही प्रूफ कर बोले थे हम नोट में, ओ एम इक्वल है एम बी का, यही बात था, प्रूफ करना था। तो हम प्रूफ करते हैं, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि इन ट्रायंगल, ओहो ये भी ओ लेती है क्या, ये ना होगा, ये ए होगा या कुछ अलग पॉइंट होता है, यहाँ पे ओ कैसे हो जाएगा। ठीक है, इन ट्रायंगल ए ओ एंड ट्रायंगल बी ओ, जब ये दोनों ट्रायंगल को देखोगे तो एक चीज ध्यान में देना कि ए ओ जो है वो इक्वल हो जाएगा बी ओ का। क्यों, रेडियस ऑफ सर्कल,
यहाँ से इक्वल हो जा रहा है एओ बी ओ एम जो है इक्वल हो जा रहा है ओ एम का। ठीक है, ये क्यों इक्वल हो रहा है? सिंस कॉमन साइड, और क्योंकि ओ एम परपेंडिकुलर है ओ बी के, तो यहाँ से ये भी हो रहा है कि एंगल ओ एम ए इक्वल हो जा रहा है एंगल ओ एम बी का, सिंस बी 90 डिग्री। तो अब आप भूल चुके हैं या आपको याद है, ये ध्यान में देखिएगा कि बाय आर एच एस, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनस और एक साइड से ट्रायंगल एओएम कन्ग्रुएंट हो जा रहा है ट्रायंगल बीओएम के। अब 9th क्लास में कन्ग्रुएंट पढ़े थे आप, इसलिए बोले थे कि ये जो प्रूफ होगा इसका वो पिछले क्लास से आ रहा होगा, तो भूल चुके होंगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि बहुत सारा कन्ग्रुएंट है, एस ए एस है, आर एच एस है, एस 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 है, ठीक है, और और भी आपका है एंगल साइड एंगल है, ठीक है, ऐसे बहुत सारा कन्ग्रुएंट का प्रॉपर्टी है। तो अगर आप ये सब भूल गए होंगे तब तो फिर दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे ये आर एच एस से कन्वर्ट हुआ है ना, ये हाइपोटेनस, ये राइट एंगल हाइपोटेनस और ये दिया गया राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से। यहाँ से हम बोल देंगे कि ए एम जो है वो इक्वल है बी एम का। सिप्लिसिटी, सिप्लिसिटी का फुल फॉर्म जानते ही होंगे कि भूल गए? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सिप्लिसिटी का मतलब क्या होता है? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसी का जो कन्वर्सली कराए थे उसको हम दिखा देते हैं कि हम कैसे किए थे। कन्वर्सली था ना कि अगर ये दोनों साइड इक्वल हो, क्या होता है कन्वर्सली में कि अगर ये दोनों साइड इक्वल हो तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, यही था ना, है ना। देखिए यहाँ पर लिखे हुए द कॉर्ड इफ द लाइन कमिंग फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को पहले बाइसेक्ट करता रहा, देन द लाइन इज परपेंडिकुलर टू देन द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये बात हुआ था, तो इसको भी प्रूव हम सेम उसी तरीका से कर सकते हैं। ठीक, इसका भी प्रूफ सेम है, इसको हम पूरा लिखेंगे नहीं इसकी इंग्लिश, क्योंकि झूठ का लंबा हो जाएगा लेक्चर और नॉलेज तो उतना ही मिल रहा है, ठीक है। तो हम इसको लैंग्वेज में नहीं यहीं पे आपको समझा रहे हैं कि कैसे कैसे ये हो रहा है। जैसे ओ ए बी कॉर्ड है, सब यहाँ बोलते जाएंगे, उसमें आप टेंशन नहीं लीजिए। ये बोल दिया कि ये दोनों इक्वल है, गिवन है पहले ऑलरेडी, ठीक है, गिवन मुझे दिया है कि पूरा नहीं लिखेंगे, कुछ कुछ लिखेंगे पार्ट, कि ऐसा ना हो कि आपको लगे कि कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं आसमान में, ऐसा ना लगे, इसलिए कुछ कुछ लिखेंगे भी। तो गिवन में दिया हुआ है कि ए एम इक्वल है एम बी का, अच्छे से नहीं लिखेंगे लेकिन लिख देंगे। प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है कि ओ एम जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी का, प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ ऐसे करेंगे, साफ नहीं लिख रहे हैं, अच्छे से नहीं लिख रहे हैं, लेकिन हाँ लिखेंगे। ये दोनों ट्रायंगल को देखिएगा जब ए ओ एम को और ट्रायंगल बी ओ एम को, तो आपको दिखेगा कि ए ओ तो इक्वल हो जा रहा है किसके, बी ओ के। किस लिए? क्योंकि ये रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियस ऑफ सर्कल है। वैसे ही ओ एम इक्वल हो जा रहा है ओ एम का, क्यों? क्योंकि कॉमन साइड है, कॉमन साइड है। और ए एम इक्वल बोला हुआ है बी एम का, गिवन से, सिंस गिवन है। यहाँ से क्या होगा, बाई ए से साइड 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 तीनों साइड है, ठीक है। ओ एम है, देखिएगा सो गलत तरीका से लिख देने से आप लोग प्रॉब्लम भी होने लगे। ओ एम है, इससे क्या होता है, ट्रायंगल ए ओ एम
कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ओ एम का। तो यहाँ से एंगल ओ एम बी एंगल ओ एम बी इक्वल हो जाएगा एंगल ओ एम बी का सिंप्लिसिटी से। तो यहाँ से पहला क्या हो जाएगा एंगल ओ एम ए दैट इम्प्लाइज एंगल ओ एम ए ओ एम बी इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर सम ठीक है, या सप्लीमेंट्री एंगल लिख देते हैं वो ज्यादा ठीक लगेगा। क्या सप्लीमेंट्री एंगल स्ट्रेट लाइन है ना, ये सब भी भूल गए हैं क्या पहले का चीजें, ये याद रखिएगा ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल कि ये दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। अगर ये ए बी क्या है स्ट्रेट लाइन है तो भूलिएगा नहीं, ये दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री, वही लिखे हुए हैं ओ एम ए प्लस ओ एम बी। लेकिन क्या हुआ है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों तो इक्वल है, तो किसी को लिख देंगे ट्वाइस ऑफ ओ एम ए, ट्वाइस ऑफ ओ एम ए 180 डिग्री। तो यहाँ से पता चल गया कि एंगल ओ एम ए इक्वल टू 90 डिग्री और ओ एम ए किसको इक्वल है ओ एम बी के। दैट इम्प्लाइज एंगल ओ एम ए इक्वल टू ओ एम बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से ओ एम ए और ओ एम बी दोनों का दोनों 90 डिग्री हो गया। इससे हो गया कि ओ बी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है किसके ओ एम जो लाइन है ओ एम जो लाइन है वो परपेंडिकुलर हो गया ए बी का, और यही प्रूफ करना था। वो भी लिखे हुए थे क्या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम गलत प्रूफ करने के लिखे हुए थे, सो सॉरी। देखिए तो प्रूफ करना था ओ एम जो लाइन है बीच वाला जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है बी, प्रूफ करना था ठीक है। इसको थोड़ा सा ओ एम जो है वो प्रूफ करना था बी। तो सारा जो थ्योरम है नोट्स है वो आज हम प्रूफ कर चुके हैं, सब चीजें बता चुके हैं। कल से हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस पे। और आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।